हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जैव मात्रा या बायोमास किसे कहते हैं। कृषि में जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव मात्रा या बायो अपशिष्ट। ठीक है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो लकड़ी। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जो लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज भी गांव में हमारे जो मैक्सिमम जो अब वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अब एलपीजी का जो प्रचलन है वो बड़ा तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गाँव में अभी भी जो है वो ईंधन के रूप में लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जैव मात्रा। लेकिन इसकी क्या है, बहुत सी हानियाँ हैं। इसको हम देखते हैं। जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। जब भी लकड़ी जलती है, चाहे वो सूखी है चाहे वो गीली गीली है, तब तो बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं वो जो है वो उत्पन्न करेगी। सूखी भी है तब भी क्या निकलता है, धुआं। उससे क्या होता है, बहुत सी गैसेस जो है वो निकलेगी। उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अधिक ऊष्मा का ना देना। ठीक है, जब ये जलती है तो उतनी उसमें ऊष्मा नहीं होती है, जिससे हम इसका जो वो अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या अभिप्राय है, अगर हम इसी तरह से उसको यूज़ करते हैं तो एक तो उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन फैल रहा है, दूसरा उसमें उतनी दक्षता नहीं है, उतनी उसमें हमें ऊष्मा नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा, ताकि उसमें हम अच्छी टेक्निक से उसमें उसकी दक्षता को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, जैसे लकड़ी से क्या बना दे, चारकोल। अगर लकड़ी से हम चारकोल बना देते हैं तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी थोड़ा कम होगा, और दूसरा उसकी जो दक्षता होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चारकोल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। कैसे बनता है चारकोल, जब लकड़ी को जलाया जाता है, कैसे, वायु की सीमित आपूर्ति में। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है वो उसको एयर दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जो पीछे हमारे पास जो है वो अवशेष बचेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल। ठीक है, नीचे लकड़ी O2 की सीमित मात्रा, और क्या बन गया हमारे पास, चारकोल। ठीक है, चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है। क्यों बेहतर है, इसको कैसे हम कह सकते हैं, देखो, बिना ज्वाला से जलता है। चारकोल जब जड़ेगा तो इसकी जो कोयला जिसको हम बोलते हैं वो बिना ज्वाला से जलेगा। दूसरा, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, कम धुआं इससे निकलेगा। ठीक है, लकड़ी को जब हम जला रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, इसमें निकलेगा, पर उससे बहुत ज़्यादा कम निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद गोबर के उपले जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानि है। जैसे गांव में गोबर के जो होते हैं उनके उपले बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है। ठीक है, वो भी जैव मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी भी क्या है, बहुत सी हानियां हैं। जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, जब भी उसको जलाया जाता है तो बड़ा ज़्यादा धुआं निकलता है। पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, अगर वो पूरा जो वो दहन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें जो वो राख बनती है। ठीक है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर के उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वे एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। लेकिन अब हमने करना क्या है, हम परंपरागत, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे परंपरागत जो जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम किस में बदल रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें हम कुछ जो वो एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर उसमें हम तकनीक यूज़ करते हैं तो उसको हम चारकोल में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से गोबर के उपलों को जो हानियाँ हैं वो तो हमने देख ली। अगर इसको हम किसमें जो है वो उसमें थोड़े सा अगर हम टेक्निक जो है वो यूज़ करें तो उसको हम किसमें कर सकते हैं, गोबर गैस संयंत्र बना सकते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, बायोगैस। ठीक है, ये क्या होती है, देखो,
गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा बाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस कैसे बनती है? चाहे हमारे पास गोबर है, चाहे फसलों के जो कटने के पश्चात जो अपशिष्ट बचते हैं वो है, चाहे हमारे पास सब्जियों के अपशिष्ट हैं, ठीक है, इन सब को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है, ठीक है, इनको जो है वो डिकम्पोज किया जाता है तो हमारे पास क्या बनती है? बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। जैव मात्रा को जो हमारा संपाचित्र के ऊपरी बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिन्हें पाइप द्वारा उपयोग के लिए बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैव गैस को एक संपाचित्र टंकी है हमारी, जैसे उससे जो पाइपों के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, उसको हम देखेंगे हम, ठीक है, कैसे हम इसको करते हैं। ये देखो यहाँ पे हम इसके बायोगैस जो संयंत्र है उसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ये हमारा जिसको हमने बोला डाइजेस्टर, ठीक है, डाइजेस्टर या जिसको हम क्या बोलते हैं? संपाचित्र। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? जितने भी हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ होंगे, चाहे वो गोबर है या सब्जियों के अवशेष बचे हुए हैं या हमारे पास फसलों के जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसमें डाल दिए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा? जब इनको अपघटन किया जाएगा, ठीक है, किसके? जो अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसमें जो गैसेस निकलेगी, गैस टंकी आपके सामने है, गैस निर्गम जो अब वो वहाँ से हम उसको ऊपर से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो निर्गम टंकी है उसमें जो भी हमारे पास, देखो इसका एक बेनिफिट और है, जब हम इन जो अब बायोगैस बन जाएगी, जो हमारे पास जो बच जाएगा, ठीक है, अपशिष्ट जो बच जाएगा उसको हम उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक बायोगैस संयंत्र है, ठीक है। अब बायोगैस अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें क्या है? 75% मीथेन है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन यही आता है कि बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी है? मीथेन, ठीक है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है। तीसरा, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अवशेष शेष नहीं बचता। अगर कोयला जल रहा है हमारे पास या हमारे पास लकड़ी जल रही है तो बाद में जो अब क्या बचेगी? अपशिष्ट राख बचेगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती, ठीक है। तापन क्षमता बहुत अधिक होती है। बायोगैस का प्रयोग करके प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है। संयंत्र में शेष बची जो शेष हम स्लरी में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस जो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसे उत्तम खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों के जो वो निपटारे का सुरक्षित उपाय, मतलब जितना भी अपशिष्ट है उसको हम जो है वो आसानी से उसको जो है वो क्या कर सकते हैं? जो वो बाहर निकाल सकते हैं, उसका खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बायोगैस है हमारी, उसके क्या है? हमारे बहुत से लाभ है, ठीक है। तो हमने बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, ठीक है, और इसके क्या लाभ हैं वो भी हमने देखे, और इसका जो चित्र है उसको भी हमने देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं पवन ऊर्जा पे। तो पवन ऊर्जा को हम देखेंगे तो पवन ऊर्जा क्या है? सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवनें कब जो वो होती है? जब सूर्य की विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होते हैं, ठीक है। जब भी सूर्य की रोशनी चाहे वो पानी या जैसे समुद्र पे पड़ेगी या वो भूखंड मतलब जमीन पे पड़ेगी, तो दोनों के जो तापन जो वो गर्म वहाँ पे जो वायु होगी उसके गर्म होने की एक अलग अपनी जो वो जैसे जो हवा जो वो वायु हमारी समुद्र के ऊपर होगी, जो हम पढ़ भी चुके हैं, वो लेट गर्म होगी, और जो हमारी भूमि के ऊपर होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। और आपको पता है जब भी हवा गर्म होती है ऊपर की ओर उठती है, उसकी जगह ठंडी हवा समुद्र से हमारी ओर आएगी। ये जैसे पवनें चलती है, ठीक है। तो इस तरह से पवनों का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। अब पवन ऊर्जा क्या है? उस पवन की गति का उपयोग पवन चक्कियों को घुमाने के लिए करना और उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। तो इससे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जल को कुओं से खींचने से,
ठीक है। अगर हम पवन चक्की का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, जो कुएं हैं उसमें से जल को आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। अनाज चक्कियों को चलाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। वैसे तो ये बहुत कम मात्रा में इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि इससे हम टरबाइन को घुमा सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, लेकिन पवन ऊर्जा क्या है, पवन के द्वारा वायु से जो ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। और कैसे, उसके वेग से हम जो वो पवन चक्कियों को घुमाते हैं, ठीक है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और ये स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है, ठीक है। एक अगर हम उसमें यूज़ करेंगे तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी है, ठीक है। पवन चक्की चलाने हेतु लगभग पवन की गति कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम पवन चक्की को घुमाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हवा बह रही है उसकी जो गति होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा में, जो बहुत कम स्थानों पे होती है। दूसरा, इसलिए देखो हम पवन ऊर्जा जो वो पे कम डिपेंडेंट रहते हैं और हमारा जो पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, ठीक है। और पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क, और इसलिए सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल है वो डेनमार्क में होता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखें यहाँ पे तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, पर्यावरण हितैषी, इसमें पर्यावरण को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ठीक है। वायु एक ऐसा जो अब हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है वो नवीकरणीय है, मतलब हम इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना, बार बार एक बार हम इसको स्थापित कर देंगे, बार बार इसमें खर्चा करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लिमिटेशंस भी इसकी है, एक तो वहाँ पवनों की गति कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या है, वहाँ पे बहुत सारे जब हम एक साथ इकट्ठा उनको स्थापित करेंगे तो हमें वो वेग वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी सीमाएं देखें तो यहाँ पे दी हुई है, पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, एक को हम सेट नहीं कर पाएंगे, उससे हम ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़ा क्षेत्र चाहिए जो वो अवेलेबल होना काफ़ी मुश्किल होता है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन गति की पूर्ति होना जो एक बड़ा टफ टास्क होता है, ठीक है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, जब हम इसको शुरू में लगाएंगे प्लांट को तो वो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या है, लिमिटेशंस। इसके बाद डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, मैंने पहले ही कहा। और दूसरा, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में कितना स्थान है, 5वां स्थान, जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म, सबसे जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा फार्म है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट, ठीक है। पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है, जो कितनी वहाँ पे कितनी जो वो विद्युत उत्पन्न होती है, 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत।